हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल एसएल लर्निंग में बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रेन। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली रेन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और उसके बाद कौन से रूप में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ को आज हम लोगों को लेकर के चलना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में आप अपना जो है कमेंट भी मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले हम लोग एक पहले वाटर के बारे में जान लेते हैं। तो 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, एक होता है आपका आइस, एक होता है वाटर और एक होता है वाटर वेपर। ये 3 फॉर्म्स होते हैं आपको वाटर के, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। तो इसमें क्या है कि हम इस चीज को पहले जान लेते हैं ताकि ये हमको आगे में इसमें निश्चित रूप से काम में आएगा। तो उसके लिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि ये जो आइस जो है, जब वाटर बनेगा और जब वाटर जो है वाटर वेपर बनता है, और वाटर वेपर जब वाटर बनेगा और वाटर फिर से क्या बनता है, आइस बनता है। तो ये साइकिल जो आप देख रहे हैं, तो वापस आइस से शुरू हुआ कहानी और वाटर बन के, फिर वाटर वेपर बन के, फिर वाटर बन के और फिर आइस बन करके वापस वहीं पे आ रहा है। तो एक यह साइकिल का फॉर्म कर रहा है, नहीं, जहां से शुरू किए थे हम लोग वहीं पे हम लोग फिर से वापस दोबारा आ रहे हैं। तो इसमें एक साइकिल का फॉर्म कर रहे हैं आप, जो ये चीज देख रहे हैं। तो जब आइस से जो वाटर बनेगा तो उसमें और वाटर वेपर में, आइस जब वाटर बनेगा तो ये होगा मेल्टिंग, मेल्टिंग का प्रोसेस होगा। और जब वाटर वेपर बनेगा तो ये हो जाएगा इवेपोरेशन। और उसके बाद जब वाटर वेपर वाटर बनाएगा तो ये हो जाएगा कंडेंसन। और फिर वाटर जब आइस बनेगा तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग। तो इसको हम लोग थोड़ा सा हिंदी में जान लेते हैं कि जब बर्फ पिघल करके पानी बनती है तो मेल्टिंग हो गया, पिघलना। और जब पानी गर्म होकर के जलवाष्प बनाता है तो ये इवापोरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हम लोग जान रहे हैं दोस्त। और जब यही वाटर वेपर, जलवाष्प, देखिए वाटर वेपर में क्या है, वाटर है और गैस है, ये दोनों जो है कंबाइंड फॉर्म है, इसलिए ये वाटर वेपर है। उसके बाद जब ये वाटर वेपर चेंज होगा वाटर में, कंडेंसन, संघनन की प्रक्रिया होगी। और उसके बाद यह जब वाटर और ज्यादा ठंडा होकर के जब जम जाएगा, बर्फ के रूप में आएगा, तो ये फ्रीजिंग होगा। इस प्रकार आप इसका डेफिनेशन भी जान सकते हैं कि व्हेन आइस चेंज इनटू वाटर, दिस इज मेल्टिंग, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, दिस इज इवेपोरेशन, वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर, दिस इज कंडेंसेशन, एंड वाटर चेंज टू आइस, दिस इज आइस, दिस इज फ्रीजिंग। तो यहां से आपका तो एक ये क्लियर हो गया है कि आपका ये क्या है, नहीं। तो इसी बीच में हम एक थोड़ा सा वाटर साइकिल को भी जान लेते हैं। वाटर साइकिल में क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई सागर महासागर है, ये कोई सागर महासागर है और ये वाटर बॉडीज है। और गर्मी के दिनों में जब पानी यहां से वाष्पीकरण होगा, मतलब इवापोरेशन होगा, तो यहाँ पर कंडेंसेशन भी होता है। कंडेंस होने के बाद ये क्या बनाता है, क्लाउड्स बनाता है। जब यह क्लाउड्स यहाँ मैदानी भागों में आता है, जब यह क्लाउड्स ये मैदानी भागों में अगर आ गया, ये आपका घर है, ये मैदानी भागों में अगर ये आता है, तो यहाँ पर ये कंडेंस होने के बाद ज्यादा इसमें जब मात्रा नहीं आ पाती है तो ये क्या होता है, प्रिसिपेट होने लगता है। प्रिसिपिटेट होने का मतलब हो गया ये पानी बन करके आएगा और फिर यही पानी बन करके आपको किस में आ जाएगा, इसी नदी में, सागर में आ जाता है। तो पानी यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से पानी इवापोरेट होकर के ऊपर गया, फिर यहाँ से यह जो है मूव करके आ गया है मैदानी भागों में। मैदानी भागों में यहाँ का जो है ज्यादा कंडेंस हो गया तो ये प्रिसिपेट हो गया, चूने लग गया, मतलब बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगी और फिर पानी आ गया इसी फॉर्म में। ये देखिए आप एक ऐसे साइकिल का फॉर्म बना रहा है, इसी को तो हम वाटर साइकिल बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि व्हेन वाटर ऑफ वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशियंस हीट अप, गर्म होता है, एंड वी नो दैट कि हॉट एयर इज
लाइटर देन दी कोल्ड एयर, गर्म हवा जो होता है ठंडी हवा से हल्की होती है तो ऊपर भागती है, तो ऑब्वियसली ये ऊपर भागेगा और ऊपर आता है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो कंडेंस होता है तो बादल बन जाता है, और बादल ही मूव करते रहता है तो मैदानी एरिया में आएगा तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर अगर कम होता है तो यह रुकेगा और यह प्रिसिपेट हो जाएगा, मतलब चूने लगेगा एज ए वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के रूप में चूने लगेगा तो फिर यही वापस मूव होकर के आ जाएगा। देखिए ये एक साइकिल का निर्माण कर रहा है, चक्र का, और ये फिर से यहीं आ गया। तो ये आपका वाटर साइकिल सॉरी वाटर साइकिल होता है। तो आइस, वाटर और वाटर वेपर को हम लोग देख लिए हैं, वाटर साइकिल को देख लिए हैं। अब जो दोस्त हमको जो मेन रूप से बात करना है वो बात करना है रेन के बारे में। तो आइए हम लोग अपना जो टॉपिक शुरू करेंगे वो रेन से शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक रेन। व्हेन द वाटर ऑफ द अर्थ, मैंने बताया था कि जब पृथ्वी का पानी गर्म होता है तो यह हल्की होती है और उठती है ऊपर, राइजेस अप, ऊपर उठती है, एंड कंडेंस, और यह जब ठंडी होती है, ठंडी कब होती है? जब पृथ्वी का पानी गर्म होता है, ऊपर उठता है तो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। और हमको पहले से ही पता है कि ऊपर जो जो हम जाएंगे, द हाइयर वी गो द कूलर वी फील, मतलब ये प्रोवर्ब है, द हाइयर वी गो द कूलर वी फील, मतलब जितना ऊंचा आप ऊंचाई को प्राप्त करेंगे आप में झुकाव आएगा, आप ठंडे होते जाएंगे, दैट्स ऑल। मतलब ऊंचा हम जाएंगे तो वो ठंडा रहेगा। एंड फॉल ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर फिर यह पानी के बूंद के रूप में गिरती है, दिस इज रेन, यही बारिश है ऑब्वियसली। अब जो है टाइप्स ऑफ बारिश की हम बात करेंगे तो ये तीन हैं जो टाइप्स ऑफ रेन्स हैं। पहला है आपका ओरोग्राफिक और टोपोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय या स्थलाकृत वर्षा, पर्वत से ये वर्षा होती है, कैसे होती है उसको हम जानेंगे। कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा, ये कैसी होती है इसको भी हम जानेंगे। साइक्लोनिक रेनफॉल जो होता है वो क्या होता है? चक्रवातीय वर्षा, कि मतलब एक ही जगह पे दो वेरिएशन का टेम्परेचर हो, एक गर्म हो एक ठंडा हो, उसमें चक्रवात आता है। तो इन सब को हम जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका जो है ओरोग्राफिक और टोपोग्राफिक रेनफॉल। सो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ओरोग्राफिक और टोपोग्राफिक रेनफॉल, पहले इसका हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं कि व्हेन मॉइस्ट एयर इज लिफ्टेड, जब मॉइस्ट एयर, लिफ्टेड मींस ऊपर उठती है, मॉइस्ट एयर मींस व्हाट, मतलब एयर जिसमें वाटर हो, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो एयर में, वो मॉइस्ट होता है। लिफ्टेड एज इट मूव्स ओवर ए माउंटेन, जब माउंटेन रेंज की ओर जाती है, मतलब हवा मूवमेंट करते करते जब पहाड़ की तरफ जाएगी, एज द एयर राइज इन कूल्स ओरोग्राफिक क्लाउड्स फॉर्म्ड, तो हवा वहां पर उठती है और ठंडी होती है और फिर ओरोग्राफिक क्लाउड्स का निर्माण बनाता है। फिर बाद में यही रिजल्ट होता है किसका? प्रीसिपिटेशन का। प्रीसिपिटेशन मींस फॉलिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स, मतलब पानी की बूंदों का गिरना। तो इसको हम लोग ऐसे मानेंगे कि देखिए ये आपका माउंटेन है, ओके, मैंने मान लिया कि माउंटेन है। अब यहां से क्या है कि ये एयर आ रही है, ओके, तो ऑब्वियसली यहां पर आने के बाद इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो गया, तो ऊपर की ओर होगा। और हम जानते हैं कि ऊपर आने के बाद यहां पर जो होता है टेम्परेचर लो होता है, कम होता है, तो टेम्परेचर लो होगा और ये मॉइस्ट एयर है, MOIST, मॉइस्ट एयर है। तो मॉइस्ट एयर मींस व्हाट, इसमें आपको एयर भी है और प्लस वाटर भी है, दोनों चीज है इसमें। जब यह ऊपर आएगा, यहां पर टेम्परेचर कम होगा, तो आप बताइए दोस्त कि यहां पर ये क्लाउड्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? निश्चित रूप से ये क्लाउड्स बनाएगा, ये क्लाउड्स बनाएगा। और क्लाउड्स बनाने के बाद क्या होगा कि ये प्रीसिपिटेट हो जाएगा, नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। और ये जो होती है, यह जो आपका जो इस फॉर्म में ये जो है टोपोग्राफिक रेनफॉल जो है, पर्वतीय वर्षा जो है, यह काफी तेजी से होता है। और अगर लगभग रख लीजिए तो आप, यह जो है काफी तेजी से होता है। और यही जो है हमारा पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है हमारे यहाँ, जैसे सिक्किम हो गया, नैनीताल हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसमें बारिश खूब होती है।
और आप जानते हैं कि भारत में जो है मसीनराम जो है दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला क्षेत्र है, वो भी इसी के वजह से होता है। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ वो एरिया है, तो ये जब मॉइस्ट होगा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो बारिश होती रहती है ऑब्वियसली। अब उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी अगर ये माउंटेन इस रेंज में रहा, इस रेंज में अगर रहता है ये माउंटेन, कभी कभी अगर इस रेंज में रहता है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एयर यहां से तो जाएगी, ओके, यहां पर बादल भी लगेंगे, पूरा बादल लगेंगे, बारिश भी होगी यहां पर। लेकिन क्या होता है कि इसके इस साइड में, मतलब जिधर आ रही है उधर तो होगा बारिश होगा, लेकिन इसके इस साइड में बारिश ना होकर के इसका शैडो पड़ता है। मतलब ये मतलब बारिश वाला मौसम रहेगा, बादल लगे हुए रहेंगे, पूरा अंधेरा भी रहेगा, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती रहेगी, लेकिन बारिश नहीं होती है इस क्षेत्र में। यहां तो होगी बारिश, इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, तो उस क्षेत्र का एक पार्टिकुलर नाम होता है, और वो नाम हो गया आपको रेन शैडो रीजन। इसको हम क्या बोलेंगे? रेन शैडो रीजन। ओके, मतलब यहां पर बारिश नहीं होती, बारिश इधर होगी, यहां पर बारिश नहीं होती है। और ये जो आपका है पर्वतीय वर्षा है, पर्वत की तरफ से होता है। इसमें एक चीज आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर एयर और माउंटेन, जब ये दोनों चीज होगा तभी बारिश होगी, अदरवाइज ये पास कर जाएगा। माउंटेन कोई चीज बैरियर नहीं होगा रोकने वाला, तो ये पास कर जाएगा। इसमें क्या है कि एयर और माउंटेन जो है एक दूसरे के सामने होना चाहिए, तब तो एयर को माउंटेन रोकेगा, है कि नहीं है। लेकिन अगर माउंटेन और एयर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया तो बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ बैरियर का काम माउंटेन करेगा ही नहीं। जब दोनों ऐसे सीधा निकल जाएंगे तो बैरियर का काम होगा नहीं होगा, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में रहेंगे, ये आपका माउंटेन है, ये ऐसे एयर आया यहाँ पे टकराया, तब तो ये ऐसे उठेगा ऊपर, और नहीं रहेगा ऐसे पैरेलल है तो निकल जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि पर्वतीय वर्षा में पर्वत और हवा दोनों का होना बहुत जरूरी है, और दोनों का एक दूसरे के सामने में होना, ताकि विरोध उत्पन्न करवाए। पैरेलल में होगा तो बारिश नहीं होगी। सो ये है हमारा ऑरोग्राफिक टोपोग्राफी रेनफॉल, ये दोनों एक ही नाम होता है। और ये पर्वतीय वर्षा होती है, ये आपका रेन शैडो रीजन होता है, जिसमें बादल जैसे दिन रहते हैं, बारिश वाला दिन रहता है, पानी इधर बरसता है, ये होता है। मैंने अभी आप लोगों को फुल्ली एनालिसिस करके समझाया है। सो फ्रेंड्स, नंबर 2 हमारे पास है कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसमें क्या है कि व्हेन द लैंड वार्म्स अप इट, जब जमीन गर्म होता है तो इट हीट्स दी एयर अबव इट, तो इसके अगल बगल में जो हवा है ना उसको गर्म करता है। और हम जानते हैं कि हल्की गर्म हवा जो है वो हल्की होती है, तो उठेगी कहां? ऊपर की ओर जाएगी। इट कूल्स, देखिए वाटर मतलब रेनफॉल जब भी होगा जब आपका वाटर वेपर कूल होगा। तीनों फॉर्म में वाटर का कूल होना तय है। जब तक कूल नहीं होगा वो कंडेंस नहीं होगा, कंडेंस नहीं होगा तो प्रिसिपिटेट नहीं होगा, बारिश नहीं होगी। तो कूल होगा, ठंडा होगा, कंडेंस होगा। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज वेरी कॉमन इन ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया मीन्स दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल रेन, मतलब विषुवतीय वर्षा इसको हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वो जरा सुनिए। ये ग्लोब है, ये आपका इक्वेटर है, और हम जानते हैं कि सन का लाइट सबसे पहले आता है इक्वेटर पर। ओके, तो इक्वेटर पर सबसे पहले आता है। इस यहाँ का जो वाटर बॉडीज है उसका पानी गर्म होगा, गर्म होगा तो हीट होगा, हीट होगा ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, कंडेंस होगा, फिर बारिश होगी। तो ये जो है यहाँ पर हमेशा सन का लाइट डायरेक्टली फॉल करते रहता है। तो दोपहर के बाद डेली बारिश होती है, यहाँ पर दोपहर के बाद डेली बारिश होती है। वही प्रक्रिया है कि मॉइस्चर ज्यादा है, ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, फिर बादल बनेगा, बादल बन गया है और ज्यादा वहां पर पानी उसमें स्टोर नहीं करेगा, वो चूना शुरू कर देगा, बस रिजल्ट क्या आएगा? बारिश का आएगा। तो यह जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल में ये इक्वेटोरियल भी कहा जाता है, और दोपहर के बाद डेली यहाँ पर बारिश होती है। ये तो हो गया आपका कि वाई कन्वेक्शनल रेनफॉल इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल रेनफॉल। तो यही कारण है कि इसी के वजह से आपको इसका नाम इक्वेटोरियल रेनफॉल भी पड़ता है। अब एक्चुअली कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है उसको जब हम जानेंगे, तो ये देखिए, ये है हमारा वाटर बॉडीज, ओके, या लैंड मास हम बोलेंगे यहाँ पर।
यहां से क्या होता है कि हवा गर्म होती है और ऊपर की ओर जाती है, जो हम लोग शुरू से जानते आए हैं और हम लोग यही जान रहे हैं अभी तक, जो हवा गर्म होती है और गर्म होने के बाद यह ऊपर की ओर जाती है, जो हम लोगों को पता है। तो दोस्तों अब यहां पर जब यह ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर लॉ होगा, TL टेम्परेचर लॉ होगा, और यहां भी TL होगा, टेम्परेचर लॉ होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जब टेम्परेचर लॉ होगा तो ये कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद क्या बनाएगा, ये ऑब्वियसली बनाएगा आपको क्लाउड्स। ये क्लाउड्स बनाएगा, और क्लाउड्स बनाने के बाद जो ये है, और इसमें जब पानी की मात्रा स्टोर नहीं होगा तो यह जो TL है, टेम्परेचर लॉ है, मैंने यहां भी TL लिख दिया है, टेम्परेचर लॉ मतलब जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा घटता है, तब यही जो है कंडेंस होने के बाद फिर से प्रीसिपिएट हो जाएगा, और यह पानी के बूंद के रूप में, देखिए कन्वेक्शनल करंट यही होता है। आप यहां से शुरू करके फिर वापस इधर की ओर आ रहे हैं, यह भी एक ऐसे करके डायग्राम बना रहा है, यहां से शुरू हुआ है और फिर यही आ रहा है, तो ये आपको कन्वेक्शनल करंट होता है। और यह प्लेन एरिया में होता है। प्लेन एरिया में सबसे ज्यादा बारिश या बारिश होने का एक मेन कारण यही है, और इक्वेटोरियल रीजन में डायरेक्ट सन का लाइट पड़ते रहता है इक्वेटर वाले क्षेत्र में, तो वहां पर ज्यादा ये प्रोसेस होता है, तो बारिश भी सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र में होती है। आपका ये हो गया कन्वेक्शनल रेनफॉल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, थर्ड वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल। इसके बारे में हम जानेंगे। व्हेन वार्म, गर्म एंड कोल्ड एयर, ठंडी हवा मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलती है। सिंस वार्म एयर इज लाइटर, चूंकि गर्म हवा हल्की होती है, इट राइजेस अबव दी कोल्ड एयर, तो ठंडी हवा के ऊपर यह चढ़ जाके ऊपर, मतलब ठंडी हवा से पहले ऊपर जाती है। द राइजिंग एयर इज देन कूल्ड, जब जो ऊपर उठने वाली जो हवा होती है हॉट एयर, इट कूल्ड, ठंडा होती है बियॉन्ड दी सेचुरेशन। यह जो है एक इसका जो सेचुरेशन का जो पॉइंट है, वहां पर आकर के यह बिल्कुल ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है, हैवी रेनफॉल, वहां पर तेज बारिश होती है। मतलब ये क्या है कि आपका अगर ये मान लो कि ये ऐसे माउंटेन रेंज में इस तरह से है यहां पर, तो यहां से जो ये एयर आएगी, ये हॉट एयर है, मैंने मान लिया, ओके, और फिर यहां से इधर जो प्लेन एरियाज जो आ रही, अगर ये कोल्ड एयर है तो यह दोनों एक दूसरे पे यहां मिलेगी, और रिजल्ट क्या होगा कि इस हॉट एयर के साथ यह कोल्ड एयर मिक्स होगा, और यह हॉट एयर ही ऊपर जाएगा। क्योंकि कोल्ड एयर भारी होता है, हॉट एयर हल्का होता है, तो ये ऊपर जाएगा, और जब ये सेचुरेशन को गेन करेगा, प्राप्त कर लेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर तेज बारिश होती है और खूब बारिश होती है। ये आपका साइक्लोनिक रेनफॉल है। साइक्लोनिक रेनफॉल होने के लिए यहां पर अगर मान लो कि आप अगर ये लैंड एरिया है, ठीक है, ये लैंड एरिया है, और ये वाटर बॉडीज है, मतलब समुद्र है, सागर है, महासागर है, तो इस दोनों के जो टेम्परेचर है उसमें निश्चित रूप से अंतर करेगा। दिन में क्या होता है कि दिन के समय में लैंड का टेम्परेचर जो है वह जल्दी गर्म हो जाता है, और वाटर का टेम्परेचर जो है वह धीरे धीरे गर्म होता है। तो यहां पर इवोपरेशन की प्रक्रिया तेज होगी, गर्म हवा होगी, ऊपर की ओर भागना शुरू हो जाएगा, और ये इधर का जो ठंडा हवा है इधर आएगा जमीन की ओर दिन के समय में। ये हो गया, ये सी ब्रीज होता है, और रात में इसका उल्टा हो जाता है। रात में क्या होता है कि जमीन जो है जल्दी गर्म होती है, तो ऑब्वियसली जल्दी ठंडा भी हो जाती है, और पानी जो है देरी से अगर गर्म होता है तो देरी से ठंडा होता है, तो रात में जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी गर्म ही रहता है, तो इसमें इवोपरेशन का प्रोसेस ज्यादा होते रहता है, आगे की ओर भागते रहता है। तो रात में ये रिवर्स हो जाता है। रात के समय में अगर ये लैंड एरिया है और यह वाटर बॉडीज है, तो रात के समय में यहां पर इवोपरेशन होते रहेगा, और फिर यहां से कोल्ड एयर इधर की ओर जाएगी, कोल्ड एयर। तो ये हो गया नाइट में, और ये हो गया डे में, तो ये हो गया आपको सी ब्रीज, ये हो गया लैंड ब्रीज। तो ये होता है। इसमें क्या होता है कि जब साइक्लोन उठता है तो यहाँ पर एक उसका सेंटर बनता है, सेंटर की साइड में अगल बगल में ये ऐसा वो अपना एक सर्कल जो बनाता है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वह ये जो सेंटर जो है, किसका सेंटर है, साइक्लोन का जो सेंटर है, यहाँ का जो टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वह लो होता है, किसके अपेक्षा, बाहर के अपेक्षा, इसका ज्यादा होता है, हाई होता है, और इसका जो है लो होता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। जब हॉट एयर और कोल्ड एयर दोनों एक साथ मिलता है
तो सेचुरेशन को गेन करता है और इस पॉइंट पर पहुंचने के समय ही यहाँ पर तेज बारिश होती है और बहुत तेज बारिश होती है। और आपका जो सपोज कर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, अब मैं यहाँ जरा बता दूं आपको कि ये अगर ग्लोब है और ये इक्वेटर है, तो इसका ऊपर वाला भाग जो है वह नॉर्थ हेमिस्फेयर हो गया और नीचे वाला भाग साउथ हेमिस्फेयर हो गया। हम बात कर रहे हैं साइक्लोनिक रेनफॉल की, उसमें जब हम बात करेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल में, तो साइक्लोन का जो प्रोसेस होता है वह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉक वाइज चलता है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में यह एंटी क्लॉक वाइज चलता है। और जब हम साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो यह जो है क्लॉक वाइज चलता है। और मैं आपको बता दूं कि साउदर्न हेमिस्फेयर में यह क्लॉक वाइज चलता है, और इसमें क्या है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में यह क्लॉक वाइज चलता है। और आपको साइक्लोन होने के लिए, साइक्लोन में कन्वर्ट होने के लिए वाटर को, उसका जो टेम्परेचर है, पानी का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए 27 डिग्री से। 27 डिग्री से कम होगा तो कतई हो नहीं सकता है, मतलब 27 डिग्री से आगे जितना भी टेम्परेचर हाई होगा साइक्लोन बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। और उसके बाद बस 27 डिग्री से ज्यादा का मतलब हो गया क्या कि टेम्परेचर एनी हाउ 27 डिग्री से प्लस होना चाहिए, और 27 डिग्री से कम होगा तो साइक्लोन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये ठंडी क्षेत्र में नहीं होता है। ओके, तो साइक्लोन होने के लिए ऑब्वियसली गर्म वाले क्षेत्र में आना चाहिए, गर्मी वाले क्षेत्र में आता है या गर्म के मौसम में होता है, इसको भी आप ऐसे जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये क्लास कैसा लगा, और अगर आप हमसे खुश हैं तो निश्चित रूप से बेल आइकन को दबा लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और आप हमें कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो आपके कमेंट का हमें सदैव इंतजार रहेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।